Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Equal Opportunity Committee for Transgender Persons created by Supreme Court. Important from our syllabus GS paper 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले देखते हैं अबाउट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द जुडिशियरी फॉर द पीपल ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया। देखिए, सबसे मॉन्यूमेंटल जजमेंट आया साल 2014 में, जिसको कहा जाता है नालसा जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को रिकॉग्नाइज किया एज थर्ड जेंडर। उनकी एक अलग आइडेंटिटी होगी, उनको थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। दे शुड नॉट बी फोर्स्ड आइदर टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एज मेल और फीमेल। देयर शुड बी ए सेपरेट कैटेगरी फॉर देम। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शंस दिए कि ट्रांसजेंडर पीपल के लिए गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब्स, साथ ही साथ उनके लिए सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज़ बनाई जानी चाहिए। जैसे पब्लिक एरियाज में जो टॉयलेट्स हैं वो मेल फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर के लिए भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शंस के बेसिस पे फिर सरकार एक कानून लेकर के आई साल 2019 में, और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर रूल्स लेकर के आए साल 2020 में। तो मुद्दा यह है कि कानून बनाया गया, रूल्स बनाए गए इन ऑर्डर टू गिव डायरेक्शन टू या इम्प्लीमेंटेशन टू दिस सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। उस कानून का नाम था द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस कानून में साफ साफ लिखा गया कि एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रांसजेंडर पीपल एज फार एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की बात हो, या किसी पब्लिक प्लेस पे या किसी भी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, एक्सेस टू हेल्थ केयर या एक्सेस टू एनी पब्लिक प्लेस में देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रांसजेंडर पर्सन्स दे वांट टू गो टू सिनेमा हॉल, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दे वांट टू गो टू एनी रेस्टोरेंट, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी पब्लिक प्लेस पे बिकॉज ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। उनको एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़ में भी या अपॉर्चुनिटीज़ में भी उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना चाहिए। ऐसा कानून में साफ साफ लिखा गया। एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी डिस्क्रिमिनेटिंग शैल बी पनिश्ड। साथ ही साथ हु विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर, उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर दिए गए टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। तो ये सब कुछ प्रोविजंस लाए गए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। साथ ही साथ एक स्कीम भी लेकर के आई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उस स्कीम का नाम है स्माइल स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये स्माइल स्कीम मेनली लाया गया है फॉर टू काइंड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल, बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स। जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पे, उस तरह के लोगों को रिहैबिलिटेट कराया जाए, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उनको किसी मीनिंगफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एब्जॉर्ब किया जा सके। दैट इज़ द मेन गोल बिहाइंड दिस स्माइल स्कीम। इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं स्माइल स्कीम के अंतर्गत। उनके लिए गरिमा गृह बनाया जाएगा, जहाँ पे उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा टू द यंग ट्रांसजेंडर पर्सन। जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, लाइवलीहुड सपोर्ट किया जाएगा टू द अडल्ट वंस। ये सब कुछ प्रोविजंस हैं स्माइल स्कीम में। तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद सरकार ने कानून बनाया, और सरकार ने एक स्कीम भी इम्प्लीमेंट किया फॉर वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन इंडिया। लेकिन ये सब कुछ
ये सारे इनिशिएटिव्स अभी ज़्यादातर पेपर पे ही हैं, उनका रियल वर्ल्ड में कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी से रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है। हुआ क्या कि जेन कौशिक नाम के एक ट्रांसजेंडर वुमेन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला, पिटीशन अगेंस्ट improper implementation of the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 कि ये कानून का कोई इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है कहीं पे भी। हुआ क्या, ये जेन कौशिक जी को 1 साल के अंदर 2 अलग अलग स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया फॉर हर जेंडर आइडेंटिटी। सिंस ही वॉज ए ट्रांसजेंडर, सी इज ए ट्रांसजेंडर, तो इस कारण से उनको कहीं जॉब मिलती, कुछ ही दिनों बाद उनको रिमूव कर दिया जाता बिकॉज ऑफ कंप्लेंट बाय पेरेंट्स या अदर फैकल्टीज। तो 1 साल में 2 बार उनको जॉब से निकाला गया। तो उसके बाद सी फाइल्ड ए पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट कि ये कानून जो है सिर्फ नाम का है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को क्रिटिसाइज किया दैट you have been completely neglecting the provisions of this Transgender Act of 2019. This Transgender Act and associated rules are nothing but dead letters. सुप्रीम कोर्ट ने जो जो गैप्स फाउंड किए इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लीगल प्रोटेक्शन तो है, कानूनी तौर पे तो प्रोटेक्शन है, बट अभी भी वाइड स्केल पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है to these transgender people in employment opportunities, access to healthcare facilities या education. There is no separate washroom and health related wards in hospitals. जैसा कमिट किया गया था इस कानून में कि there will be separate washrooms, accessibility to public place, to transgender persons इंश्योर कराने के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा सेपरेट वॉशरूम क्रिएट करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। द प्रोग्रेस इज मिनिमल। कहीं पे है थोड़ा बहुत, तो बस नाम का है। हॉस्पिटल्स में सेपरेट वार्ड होने चाहिए, मेल फीमेल के अलावा एक ट्रांसजेंडर वार्ड भी होना चाहिए। प्रोग्रेस इन दीज डायरेक्शंस आर मिनिमल। उसके अलावा इस कानून में यह भी कहा गया था कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए। ज़्यादातर स्टेट्स में ऐसा हुआ नहीं है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना नहीं है। जहां बना भी है वहां सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बना है, नाम के लिए बना है, रियल सेंस में कोई इफेक्टिव वर्क हो नहीं रहा है। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अब एक अलग से कमिटी बनाई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमिटी फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। उस कमिटी का काम होगा कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करे कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, और फिर उस गैप्स को कैसे प्लग किया जाए, खत्म किया जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देगी टू द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, इस बार जो हाल फिलहाल में एपीएससी मेंस हुआ था, उसमें एथिक्स पेपर में, जीएस पेपर 4 एथिक्स में एक केस स्टडी आया था ऑन ट्रांसजेंडर पीपल। ये वाला केस स्टडी कि बेगिंग इज वेरी कॉमन एट ट्रैफिक इंटरसेक्शंस बाय सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, particularly in busy cities. You have been serving as district commissioner in the district. The police and civil society reports you to curb the practice and avoid traffic hazard as well as ensuring safety to the communities. On inquiry into the matter, it is revealed by and large that the transgender community is unemployed and a neglected lot in the society. They have limited access to education. Social stigma about transgender community is deeply rooted. On the other hand, it is also revealed that commuters are often harassed by aggressive and forceful begging. तो अब ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती नहीं है, एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं, तो इनके पास अब सरवाइव करने के कोई तरीके बचे नहीं हैं सिवाय सड़कों पे भीख मांगने के। और जब सड़कों पे भीख मांगते हैं तो लोग जनरली देयर इज ए सोशल स्टिग्मा अगेंस्ट देम, लोग उनको भीख देते भी नहीं हैं, वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो नाउ
दे रिजॉर्ट टू हैरासमेंट, एग्रेसिव अप्रोच, फोर्सफुल बेगिंग कर रहे हैं। यू आर एज ए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रिक्वायर्ड टू इंटरवीन इन द मैटर एंड रिस्टोर नॉर्मलेसी। अब आप क्या करेंगे? व्हाट आर द की डायलेमास? देखिए, यहाँ पे सीधा किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है, आपको दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचना है, राइट? तो व्हाट आर द की डायलेमास प्रश्न पूछा है। इन रिस्टोरिंग पब्लिक ऑर्डर विद द राइट्स टू डिग्निटी ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन, हाउ द प्रिवेलिंग सोशल एटीट्यूड से दिस डायलेमा, what policy intervention could consider what policy intervention could you consider to address both immediate concern as well as sustainable welfare for the transgender community? आपको एक बात अब समझ आ गई होगी कि एथिक्स पेपर में जो केस स्टडीज होता है उसमें कुछ जेनरिक थॉट्स आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं इन राइटिंग एन आंसर। यहाँ पे जो डायलेमा है वो अगर आपने केस स्टडीज कभी पहले नहीं भी सॉल्व किया तो भी आप आराम से एक दो डायलेमा गेस कर पाएंगे। एक डायलेमा एज ए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आपके मन में होगा कि लोगों को बचाया जाए, कॉमन पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैरासमेंट, एट द सेम टाइम यू हैव टू इंश्योर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो लॉ अगेंस्ट डिग्निटी का मामला है, लॉ फॉर द ट्रांसजेंडर्स के लिए ये कानून है, ये कानून ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ डिग्निटी फॉर द कॉमन पीपल हु आर बीइंग फोर्स्ड टू फेस दिस एग्रेसिव बिहेवियर। दूसरा मामला हो सकता है ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस वर्सेस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्रांसजेंडर्स। तो इस तरीके से कुछ डायलेमा तो आप खुद ही सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और बात समझनी है कि जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप अलग अलग इनिशिएटिव्स पढ़ते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा 3 अलग अलग इनिशिएटिव्स फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, सच इनिशिएटिव्स जो आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पढ़ते हैं कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग ए केस स्टडी एज वेल। क्योंकि केस स्टडीज में आपको इनका जिक्र करना है, ये नहीं कि एथिक्स पेपर है तो सिर्फ एथिकल बातें लिख करके आएंगे और पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बातें नहीं लिखेंगे, कोई सरकार की इनिशिएटिव्स है तो वो नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो आपको इसमें डायलेमा बताना है लॉ वर्सेस कंपैशन का। एक तरफ कानून है, एंटी बेगिंग लॉ है, तो दूसरे तरफ यू हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द ट्रांसजेंडर पीपल। मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर वर्सेस डिग्निटी, ट्रांसजेंडर लोगों की डिग्निटी, लेकिन साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी तो मेंटेन करना है। ट्रांसजेंडर लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या उनको थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए किया जाना चाहिए, उनको इक्विटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, वो भी एक मामला है। सोशल एटीट्यूड का इशू है, डीप रूटेड स्टिग्मा, वो सब तो लिख ही दोगे। साथ ही साथ पॉलिसी इंटरवेंशन जो पूछ रहा है तो वहां पे आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने। और यहाँ पे आप नालसा एक्ट या नालसा जजमेंट के बारे में पहले लिख सकते हो। नालसा जजमेंट 2014, उसमें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया ट्रांसजेंडर पीपल को। फिर 2019 में कानून लाया गया, स्माइल स्कीम लाया गया है। तो इस तरीके से पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो भी नॉलेज आप लेते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स आप पढ़ते हैं सरकार के, उन सब का आपको खूब इस्तेमाल करना है केस स्टडीज सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट BMW कार्स फॉर लोकपाल। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी इसका आप जिक्र कर सकते हैं। लोकपाल के बारे में जल्दी से देखते हैं एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज। देखिए, लोकपाल एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई भारत में इन ऑर्डर टू कर्ब करप्शन। तो लोकपाल को आप कह सकते हैं कि इट इज एन एंटी करप्शन ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन इज अ बॉडी, जनरली एक शब्द, बेसिक शब्द होता है ओम्बड्समैन, इज अ बॉडी दैट इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस। तो पूरे देश भर में करप्शन को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए लोकपाल नाम की ओम्बड्समैन बनाई गई एज पर लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है लोकपाल एट द यूनियन लेवल, और स्टेट लेवल पे वैसी ही बॉडी बनाई गई लोकायुक्ता एज पर दिस लॉ। तो यूनियन लेवल पे लोकपाल, स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब कानून की मदद से बनाया गया है। जो लोकपाल का कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनली स्वीडन से स्टार्ट हुआ, स्वीडिश ओम्बड्समैन सिस्टम 18th सेंचुरी में ही। फिर दुनिया भर के अलग अलग देशों ने ये इंस्टीट्यूशन को अपने अपने यहाँ बनाया इन ऑर्डर टू कर्ब करप्शन। भारत में क्या हुआ कि 2010-11 के
आसपास कई सारे करप्शन के केसेस सामने आ रहे थे। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल स्कैम। तो इस कारण से जनता के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा था। उसी दौरान फिर अन्ना हजारे जी अलोंग विथ अदर्स लाइक अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, जिसमें अन्ना हजारे जी ने डिमांड किया कि एक अलग से कानून बना करके हमें लोकपाल बनाना चाहिए, इंडिया का अपना ओम्बड्समैन सिस्टम टू कर्ब करप्शन। लोकपाल के पास ऐसे पावर होने चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री के ऑफिस से भी कुछ करप्शन होता है या प्रधानमंत्री हिमसेल्फ अगर कोई करप्शन करते हैं तो लोकपाल उसको इन्वेस्टिगेट कर पाए और उनके लिए प्रोसिक्यूशन करा पाए, सजा दिलवा पाए। ये डिमांड काफ़ी एग्रेसिव तरीके से रखा गया क्योंकि जनता अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जी के साथ हो गई। रामलीला मैदान दिल्ली में काफ़ी दिनों तक प्रोटेस्ट चला, जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट चला। बाद में भारत सरकार को मानना पड़ा, एक कानून लाया गया, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट। उसके हिसाब से यूनियन लेवल पे लोकपाल, स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता बनाए गए इन ऑर्डर टू टैकल करप्शन। लोकपाल की बात की जाए तो लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं हु इज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर कैन बी एन एमिनेंट पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन एंटी करप्शन पॉलिसी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं रिटायर्ड, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन जिनका एंटी करप्शन पॉलिसी में खूब एक्सपीरियंस रहा है, उनको बनाया जा सकता है। प्लस लोकपाल के अंदर किसी वक्त 8 मेंबर्स हो सकते हैं, एक चेयरपर्सन के अलावा 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 50% मस्ट बी जुडिशियल बैकग्राउंड से, जबकि रिमेनिंग 50% शुड बी फ्रॉम SC ST OBC या माइनॉरिटी, या फिर विमेन हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम 8 मेंबर्स प्लस चेयरपर्सन। करंट टाइम्स में देखा जाए तो अभी ये मैंने कहा कि मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 8 की 8 हो ही। तो करेंटली अगर देखा जाए तो करंट चेयरमैन ऑफ लोकपाल इज जस्टिस AM खानविलकर, ही सेकंड चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। उनके पहले थे PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष जी थे लोकपाल, उनको 2019 में अपॉइंट किया गया था। बाद में उनके बाद सेकंड लोकपाल है अभी जस्टिस AM खानविलकर। करेंटली लोकपाल में देखा जाए तो देयर आर 7 मेंबर्स, 1 चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1 + 8 एंड करेंटली वी हैव 1 चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स इन लोकपाल। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट की बात की जाए अगर, जो साल 2013 में लाया गया था, तो उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। लोकपाल चेयरमैन होंगे एंड ये उनके अलावा जो मेंबर्स होंगे उन सबका जो टर्म होगा वो 5 साल के लिए होगा या फिर टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। तो 70 साल के हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, या 5 साल का टर्म पूरा होगा तो भी रिटायर हो जाएंगे। लोकपाल एंड द मेंबर्स ऑफ लोकपाल विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी। उस सिलेक्शन कमिटी में 5 लोग होंगे। प्राइम मिनिस्टर हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और a judge nominated by chief justice of India and one eminent jurist nominated by the president on the basis of consensus of these 4 members। ये 5 लोग मिल करके लोकपाल को नाम सजेस्ट करेंगे और फिर उस सजेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे लोकपाल के चेयरपर्सन को एज वेल एज मेंबर्स को। देखिए, ओरिजिनली लोकपाल में जो 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी उसमें यहाँ पे लिखा गया था लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। बाद में इस लीडर ऑफ अपोजिशन को चेंज करके लिख दिया गया लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन इन लोकसभा, बिकॉज टेक्निकली साल 2014 से लेकर के 2019 तक लीडर ऑफ अपोजिशन कोई था ही नहीं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी बनने के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपको ऐसी पार्टी का लीडर होना होगा जिसके पास 10% सीटें हों लोकसभा में, तो ऐसी कोई पार्टी थी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के पास 10% सीटें भी नहीं थी 2014 से लेकर के 19 तक के लोकसभा में। तो इस कारण से टेक्निकली देयर वाज नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। इस कारण से लोकपाल का अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रहा था डिस्पाइट लॉ फ्रेम्ड इन 2013। 2014 से लेकर के 19 तक में लोकपाल का अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रहा था। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन शब्द को बदल करके यहाँ पे लिखा गया लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, और फिर इसके बाद
लोकपाल का गठन किया गया। फर्स्ट लोकपाल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2019 विथ इट्स चेयरमैन जस्टिस पीसी घोष। उसके बाद सेकंड लोकपाल, मैंने आपको बताया सेकंड लोकपाल चेयरपर्सन जस्टिस एम खानविलकर साहब, जो मौजूदा लोकपाल के चेयरपर्सन हैं। एंड करेंटली देयर आर 6 अदर मेंबर्स इन लोकपाल। लोकपाल के जुरिडिक्शन की बात की जाए तो इवन प्रधानमंत्री के ऑफिस में अगर कोई करप्शन होता है, इवन पीएम कमिट सम करप्शंस एक्सेप्ट इन सर्टेन मैटर्स। नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स के अलावा किसी मैटर में अगर पीएम ऑफिस में कोई करप्शन होता है तो लोकपाल उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उसको प्रोसिक्यूशन के आदेश दे सकते हैं। प्रोसिक्यूशन मतलब सीधा सीधा सजा नहीं दे सकते लोकपाल, स्पेशल कोर्ट्स में उनके खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया जा सकता है, इसको कहा जाता है प्रोसिक्यूशन पावर। उसके अलावा मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज ऑफ पीएसयू या इवन एम्प्लॉयज ऑफ एनजीओ रिसीविंग फॉरेन डोनेशन अप टू ₹10 लाख या अबोव या अदर गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज हैं अगर वो कुछ करप्शन करते हैं तो उनके खिलाफ लोकपाल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो लोकपाल का पावर क्या है? अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद कैन रिकमेंड प्रोसिक्यूशन इन स्पेशल कोर्ट, कि भैया इनके खिलाफ केस चलाया जाए स्पेशल कोर्ट में, जिसमें लोकपाल तमाम एविडेंसेस रखेंगे और सजा दिलवाएंगे। लोकपाल हैज ऑल्सो पावर टू सुपरवाइज फंक्शनिंग्स ऑफ सीबीआई। सीबीआई अगर कोई करप्शन का मामला इन्वेस्टिगेट कर रही है तो लोकपाल उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। एंड लोकपाल्स ऑर्डर्स आर बाइंडिंग। जैसे लोकपाल जो है उसको लगता है कि किसी ने कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट की है थ्रू करप्शन, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट की है थ्रू करप्शन, तो लोकपाल ऑर्डर दे सकते हैं टू सीज दैट प्रॉपर्टी। इस तरह के आदेश दे सकते हैं एंड सच ऑर्डर्स आर बाइंडिंग। तो मुद्दा यह है कि लोकपाल को बड़ी उम्मीद से बनाया गया था कि लोकपाल हमारे देश में करप्शन को खत्म करेगा। ये जो इंस्टीट्यूशन होगा वो करप्शन के अगेंस्ट एक्ट करेगा इन स्ट्रिंजेंट मैनर। लेकिन करंट टाइम्स में हो क्या रहा है? हाल फिलहाल में लोकपाल जो बॉडी है, जिसमें करेंटली देयर इज 1 चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स, इन्होंने हाल फिलहाल में एक टेंडर रिलीज किया है प्राइवेट कंपनियों के लिए, जिसमें इन्होंने डिमांड किया है कि दे वांट टू बाई 7 BMW कार्स। तो कौन सी कंपनी जो है, कौन सा डीलर जो है वो बढ़िया सस्ता रेट में इनको 7 BMW कार प्रोवाइड कर सकता है, वो बिड सबमिट करे। BMW में भी कौन सा स्पेसिफिकेशन, क्या कलर, वो भी बताया गया कि BMW 3 सीरीज 330 लीटर एम स्पोर्ट वाइट कलर का होना चाहिए। ये सब कुछ इन्होंने स्पेसिफिकेशन डाल करके टेंडर फाइल किया है। अब नेचुरल सी बात है कि इसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म होगा ही। भैया आपको बनाया गया था करप्शन रोकने के लिए, आप जनता के पैसे से कह रहे हैं कि हमको BMW कार चाहिए। क्या जरूरत है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को BMW कार में चलने की? दिस पर्टिकुलर टेंडर floated by Lokpal of India has drawn public criticism. This is being perceived as extravagance. आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रावैगेंस कर रहे हैं। एंड मैंने एथिक्स में बार बार कहा है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में जीएस पेपर 4 पढ़ाते वक्त, कि पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ऑनेस्ट होना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ दे ऑल्सो मस्ट अपीयर ऑनेस्ट इन द आईज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। टैक्स पेयर्स के पैसे से आप BMW कार में घूमना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट सेंडिंग राइट मैसेज। यू मस्ट अपीयर ऑनेस्ट ऑल्सो। पब्लिक सर्वेंट, एथिक्स पेपर में कैसे इसका जिक्र किया जा सकता है? यू सी, पब्लिक सर्वेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्स्ट्रावैगेंस, क्योंकि इससे पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है। आम जनता को ऐसा लगता है कि सब लोग अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जब पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है तो फिर आम जनता भी अपने लेवल पे जितना हो सके उतना लॉ को तोड़ती है, जितना हो सके थोड़ा बहुत मिसयूज ऑफ पावर करती है, करप्ट एक्टिविटीज करती है, क्योंकि उसको लगता है कि सब तो ऐसा कर रहे हैं। दोज हु हैव बीन गिवन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस एंड कर्बिंग करप्शन, वो जब कानून तोड़ रहे हैं, वो जब एक्स्ट्रावैगेंस कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? तो इससे पब्लिक ट्रस्ट टूटता है और पूरे देश में एक निगेटिव सेंटिमेंट्स आ जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन एंड इंडल्जेंस, एक्स्ट्रावैगेंस, उसके लिए स्कोप बन जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है, ये स्टार्टिंग के 2-3 पेज जो मैंने समझाया लोकपाल के बारे में,
उसके पावर फंक्शंस के बारे में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो करंट न्यूज़ है, अब एग्जैक्टली कौन सा स्पेसिफिकेशन ऑफ कार खरीदना चाह रहे हैं वो लोग, वो तो नहीं चाहिए आपको, वो नहीं याद रखना। ये जो करंट न्यूज़ है इसका अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है इन जीएस पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एक एनुअल रिपोर्ट है जो पब्लिश करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। साल 2025 का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया गया है बाय FAO इन बाली। इस ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट में बेसिकली दुनिया भर में जो फॉरेस्ट्स हैं उनका ट्रेंड एंड स्टेटस बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे कितना फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, वो सब बताया जाता है इन दिस GFRA रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए जो साल 2025 में पब्लिश हुआ है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का 32% ऑफ अर्थ्स लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। 32% of Earth's land, which is close to 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। दुनिया के सिर्फ 5 देश, रसिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस एंड चाइना, ये सिर्फ 5 देश अकेले मिलकर के दुनिया का 54% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनमें भी रसिया हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट आपको याद रखना है। दुनिया का जितना भी फॉरेस्ट एरिया उसका 20% फॉरेस्ट एरिया अकेले रसिया में है। अब इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की बात की जाए कि भारत के अंदर फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है एंड ट्रेंड है, तो इंडिया का ओवरऑल रैंक आता है 9th इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। पिछले साल के रिपोर्ट में इंडिया वाज रैंक्ड एट 10th, नाउ इंडिया इज एट 9th। साथ ही साथ अगर फॉरेस्ट इंक्रीज की बात की जाए, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज की, तो इंडिया हैज रिटेन्ड 3rd स्पॉट इन एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन। दुनिया के जितने देशों ने भी अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया है उसमें भारत तीसरे नंबर पे है एज फार एज गेन इन फॉरेस्ट एरियाज कंसर्न। ओवरऑल 9th पोजीशन पे। तो मैंने आपको बताया कि स्टेटस एंड ट्रेंड दोनों पे ये रिपोर्ट बात करता है। तो भारत का स्टेटस है 9th और ट्रेंड है हम 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग है एज फार एज फॉरेस्ट एरिया इज कंसर्न। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ऐसा सवाल प्रीलिम्स में सीधा सीधा आ जाता है कई बार कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वो रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाइस्ट एट लूवे म्यूजियम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, लूवे म्यूजियम जो है इट इज इन पेरिस। इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर सीन। इनफैक्ट पेरिस सिटी ही सीन नदी के किनारे है और पेरिस सिटी के अंदर है ये लूवे म्यूजियम। ओरिजिनली ये लूवे म्यूजियम बनाया गया था एज अ फोर्ट्रेस इन 12th सेंचुरी, फोर्ट्रेस अंडर किंग फिलिप II। बाद में इट बिकेम अ पब्लिक म्यूजियम इन 1793 आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लूवे म्यूजियम की बात की जाए तो इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम। अगर हम एग्जीबिशन स्पेस के बेसिस पे बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स वगैरह रखी गई हैं, जैसे कि मोनालिसा पेंटिंग बाय लियोनार्डो डा विंची इज ऑल्सो प्लेस्ड एट दिस लूवे म्यूजियम। लूवे म्यूजियम हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दिन दहाड़े हाल फिलहाल में रॉबरी हुई है। 19 अक्टूबर को दिन के 9 बजे के आसपास यहाँ पे रॉबरी हुई। चोरों ने यहाँ इस विंडो से घुस करके और 9 आइटम्स चुराए। 9 प्रीसियस आइटम्स वेर स्टोलन। बाद में एक आइटम रिकवर भी कर लिया गया। दीज प्रीसियस आइटम्स इंक्लूड्स ज्वेलरी बिलोंगिंग टू फ्रेंच रॉयल्टी। तो इस कारण से लूवे म्यूजियम हैज बीन इन न्यूज। इसका सिक्योरिटी सिस्टम हैज बीन ऑल्सो इन न्यूज। इस आर्टिकल में तो ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको ठीक से सैलरी नहीं मिलती, टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, इनफ सैलरी नहीं मिलती। ये सभी एक कारण हो सकता है इस चोरी के पीछे। बट अब वो सब तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। लूवे म्यूजियम हैज कम इनटू न्यूज, सो प्रीलिम्स में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू लूवे म्यूजियम। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है जो कल हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था। आईआईपी जो है मेनली इट ट्रैक्स परफॉर्मेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज स्प्रेड्स थ्रू सैलिवा, म्यूकस एंड ब्लिस्टर फ्लूइड्स, so correct option is C.
पुलिस कमेमोरेशन डे से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।